आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अगर इससे पहले आपको तीनों इंडस्ट्री के बारे में जानना हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री, तो मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में अब जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसके टाइप्स मैं डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड है इसका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। टू टाइप्स की इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपको अब जब एग्जाम देना है तो एग्जाम में इस तरह से आप पहले नोट्स बना लो और इसी तरह से प्रेजेंट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट है आपका एनालिटिकल, सेकंड है बच्चे आपका प्रोसेसिंग एंड थर्ड है सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिटिकल। एनालिटिकल के बारे में हम बात करते हैं। एनालिटिकल का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। आ साउंड आ रहा, आ से अलग करना। ठीक है, बच्चे ना इसमें सिंथेटिक और एनालिटिकल में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मेरी ट्रिक है। ए से अलग करना, साउंड के साथ आप याद रखना। कच्चे तेल से जब पेट्रोल निकालते हैं ना, तो डीजल या गैसोलीन का उत्पादन जब हम करते हैं तो इनसे कई चीजें निकलती हैं जिनको हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो ना तो वो कई प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। जैसे आप जब गन्ने से चीनी बनाते हो ना तो वो स्टेप बाय स्टेप 2-3 प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, इस सिंथेटिक इंडस्ट्री में देखो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज किया, एस फॉर सम। एस से सम मतलब ऐड करना, कुछ मिलाना। तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली अपने घर बनते हुए जब मिस्त्री काम करता है तो वो चूना पत्थर जिप्सम वगैरह मिला के, सीमेंट वगैरह मिला के मसाला तैयार करता है। ठीक है, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबल करना तो आपने सुना ही होगा। जैसे मान लो किसी को साइकिल बनानी है तो कहीं से वो टायर ले लेता है, कहीं से सीट ले लेता है तो असेंबल कर देता है। या इससे भी इजी एक एग्जांपल और मेरे पास कंप्यूटर। कहीं से कंप्यूटर के लिए आपका मॉनिटर ले लिया जाता है, कहीं से कीबोर्ड, कहीं से माउस, तो सबको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। इट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। और लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे मैंने लिखा है, दूसरा पॉइंट जो इसका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे रोड, डैम्स, ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, बस यही काम इसका होता है। ठीक है बेटा, थर्ड इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री। ये क्या करती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसको हम और क्या बुलाते हैं, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके आपको 5 टाइप्स हैं, वो याद करने। अगर आप एग्जाम में याद नहीं रख पाओ तो इस तरह से चार्ट बना के छोड़ देना, वहां भी आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपको कब काम आती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। और जब कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। इसमें आप दूर के लिए रेल भी यूज कर सकते हो, आसपास के इलाके के लिए आप ट्रक वगैरह भी यूज करते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका बैंकिंग। जब भी कोई बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल की नीड होती है। ठीक है, तो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है, बैंक से। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, आप देखते हो कि जो बिजनेस है वो करोड़ों में डील करता है। बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी होते हैं, और ये लॉसेस कई बार नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, नेचुरल रिस्क के थ्रू और चोरी या थेफ्ट के थ्रू भी हो जाते हैं, जिनसे बचने के लिए आप इंश्योरेंस कराते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, उन्हें जानकारी देते हो कि मार्केट में आपका ये प्रोडक्ट आया है।
जिससे उन्हें पता चल जाता है और आपकी परचेजिंग प्रोडक्ट की जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? एक स्टोरेज प्लेस होता है जहां पे आप अपने सामान को रखते हो। कौन सा सामान? जो प्रोड्यूसर ने बनाया था, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, लेकिन उसे कंज्यूमर को उसी टाइम पे नहीं देता, जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा उस टाइम के लिए उसे सेव कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज प्लेस में। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टोरेज में आप सामान सेफ रखते हो, उसको आप 2 टाइप्स में डिवाइड करते हो। पहला है आपका ट्रेड, सेकंड है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, इनके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब पढ़ते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ठीक है, और जो व्यापार करता है उसको क्या कहते हो आप? ट्रेडर्स। ठीक है, अब ट्रेड क्या होता है? जब प्रोड्यूसर सामान को बना के रख देता है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना है वो कहाँ रखा जाता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से कंज्यूमर तक जो भी सामान पहुंचाया जाता है, उस सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी लगती है वो सारी क्या कहलाती है? ट्रेड। और जो इन कामों में लगे होते हैं व्यक्ति, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। ठीक है, तो ट्रेड आपके 2 टाइप का होता है, होम ट्रेड और सेकंड है आपका फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फिर इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। होम ट्रेड के 3 पार्ट्स हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड। ठीक है, तो हम पहले होम ट्रेड को ही क्लियर करते हैं। होम ट्रेड क्या होता है? होम मतलब घर। कौन सा घर? आप कहाँ रहते हो? कंट्री। कंट्री कहाँ? इंडिया। ठीक है, इंडिया ही आपका होम है। यहाँ पे जब आप कोई भी सामान सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हो, यानी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंडिया में ही सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, तो ये आपका होम ट्रेड कहलाता है। या याद रखना, यहाँ पे विदेश से, फॉरेन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे जब आप 11th के बाद 12th में जाओगे, आगे से भी समझोगे कि ये क्लोज इकोनॉमिक थी, ये पहले चलती थी। ठीक है, तो होम ट्रेड में क्या कहते हैं कि कंट्री में, इंडिया में ही आप सामान बना रहे हो, बेच रहे हो। अब लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड क्या है? होम ट्रेड में लोकल ट्रेड क्या कहता है कि जब आप सामान सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल एरिया में बेच रहे हो, मान लो जैसे आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली ही में बेच रहे हो, तो ये लोकल में ही आ जाएगा। ठीक है, एक कस्बे में, एक गांव में, एक जिले में। ठीक है, आगे है आपका सेकंड, स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या कहता है कि जब आप अपने सामान को एक राज्य में, एक स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बेचते हो, तो वो आपका हो जाता है स्टेट ट्रेड। ठीक है, आगे इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड क्या कहता है कि आप एक राज्य यानी एक स्टेट से दूसरे राज्य में सामान बेचते हो। जैसे दिल्ली से आप कोई सामान जयपुर भेजते हो। ठीक है, तो ये आपका किसमें आ जाएगा? इंटरस्टेट ट्रेड में। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के पार्ट्स हैं आपके 3। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? यहाँ पे आप आउट ऑफ कंट्री सेल कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री। तो आप जब यहाँ पे परचेज और सेल करोगे तो परचेज वर्ड यूज नहीं होता, परचेज वर्ड यूज होता है सिर्फ होम ट्रेड में। यहाँ पे आप परचेज की जगह जब आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसे आप इंपोर्ट कहोगे। इंपोर्ट का मतलब ही यही है कि आप विदेश से जुड़ गए और वहां से माल खरीद रहे हो। और सेल का मतलब है कि आप इंडिया से दूसरे देश में आप माल को सेल कर रहे हो, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी बेच रहे हो। ठीक है, तो इंपोर्ट का मतलब है जब आप कुछ बाय करते हो, मान लो आपने दूसरे देश जापान से कुछ मंगाया इंडिया में, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ट्रेड। उसी तरह अगर आप इंडिया से कुछ बाहर भेज रहे हो, मान लो रशिया में भेज रहे हो, तो वो कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। अब यहां तक को सभी बच्चों को आता ही है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में यही आता है कि इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है। इंटरपोर्ट ट्रेड ये होता है कि जब एक कंट्री कोई सामान इंपोर्ट करती है, किस लिए? अपने यूज के लिए नहीं करती, बल्कि दूसरी कंट्री को वो एक्सपोर्ट करते, तो इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। मान लो कि इंडिया ने कुछ सामान जापान से मंगाया, ठीक है, और उसको मंगाने के बाद रशिया में बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यानी यहां पे जापान से इंपोर्ट किया और रशिया में एक्सपोर्ट कर दिया। इट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। क्लियर? उसके बाद है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये मैंने आपको सारा
समझा ही दिया है पीछे टॉपिक में कि ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होती है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, डिफरेंसेस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। आप ये तीनों हेडिंग्स डालोगे, ठीक है। उसके बाद जब भी बेटा आप ये डिफरेंसेस डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, एक्टिविटी, ठीक है, यानी आपको बेस देना है, ठीक है। एक्टिविटी क्या कहती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या कहती है कि जब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जब आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ आपको प्रोडक्शन पे ध्यान देना। एक्टिविटी कौन सी होगी, जहां पे आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे, यानी गुड्स और सर्विस तो आप दे रहे हो तो उसके प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना है कि आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में किस पे ध्यान दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि उसको किस तरह से आप ले जा रहे हो, किस तरह से आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आगे चैनल से माध्यम से कैसे उसे पहुंचा रहे हो मिडिल मैन की हेल्प से। वो मिडिल मैन आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ट्रेड में क्या आता है, बाय सेल। ट्रेडर्स क्या करता है, एक जगह से सामान रेडीमेड उठाता है और दूसरी जगह उसको बेच देता है। पीछे मैंने अभी आपको बताया भी था कि ट्रेडर्स कौन होते हैं, ठीक है। आगे है बच्चे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में सेकंड पॉइंट आपका, मैं ये बेसिस क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास में आप छोटे बच्चे तो रहते नहीं हो कि सीधा यहाँ पे अंतर कर दो, तो यहाँ पे आपको ये बेसिस पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में याद डाल देते हैं कि आप इसी पॉइंट को डिफाइन करें। अंतर आपको जोर दिया जाता है एमसीक्यूज में भी कि इसी पॉइंट के ऊपर अंतर आपको बताना है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको कैपिटल के बारे में बात करनी है, ना कि एक्टिविटी की, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूँ। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या कहती है, जब आप इंडस्ट्री चला रहे हो, आप इंडस्ट्री को संभाल रहे हो, तो वहां आपको लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल यानी पैसा, पूंजी। ये 2 टाइप्स की होती है बेटा, वर्किंग कैपिटल और दूसरा है फिक्स। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, कार्यशील पूंजी से हिंदी में बोलते हैं, जो आपको शॉर्ट टर्म टाइम के लिए यानी 1 साल तक के अंदर के लिए कामों को चलाने के लिए, छोटे मोटे सभी खर्चों को करने के लिए जरूरत पड़ती है, वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और अकाउंट्स में इसका फॉर्मूला अलग है, वहां मत पहुंच जाना, ठीक है। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वो अलग चीज है। यहाँ पे फिक्स कैपिटल क्या कहती है, फिक्स कैपिटल वो होती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, जैसे प्लांट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, एक बार आपने चीजें ले ली लेकिन उनका साल दर साल आप इस्तेमाल करोगे, तो ऐसा पैसा जो आप कई साल तक यूज करोगे फिक्स कैपिटल में आता है, ठीक है। कॉमर्स में देखो फिक्स कैपिटल कम जरूरत पड़ती है। कम जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो इसकी ज्यादा जरूरत थी। क्यों ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको प्लांट लगाने हैं, मशीन लगानी है, क्योंकि प्रोडक्शन करना है। कॉमर्स में तो आपको सामान लाके सिर्फ आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो मशीनें थोड़ी लगानी है आपको, तो इसीलिए आपको फिक्स कैपिटल की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की ज्यादा पड़ती है, सामान लाने ले जाने में डेली के खर्चे तो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका ट्रेड। ट्रेड में क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल हो चाहे आपकी फिक्स कैपिटल हो, ठीक है, दोनों की कम जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, कॉमर्स उससे थोड़ा कम और ट्रेड तो उससे और कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लेस कैपिटल लिखा है, और ये भी लिखा है कि डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे क्यों डिपेंड करती है ये मैं आपको बता दूं। मान लो कि आपका ये मार्कर स्टेशनरी का ही काम है, तो इसमें तो आप कम ही पैसा लगाओगे, चीजें सस्ती आ जाती हैं। और मान लो वहीं आपका कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर ज्यादा पैसे के आते हैं, और कंप्यूटर कहीं से आप खरीद रहे हो फिर कहीं और बेच रहे हो, उसमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ट्रेड में ही आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्कोप। स्कोप कहता है कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, ये टर्शरी इंडस्ट्री तीनों टाइप की होती है। पीछे मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से, आप वहां जाके प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड दोनों आते हैं, ठीक है। और ट्रेड में होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी आप अपनी कंट्री में ही सामान बेच रहे हो, और फॉरेन ट्रेड मतलब आप विदेश में भी जाके सामान को बेच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या है कि चीजों की जरूरत कहाँ है, किस चीज में लोगों को जरूरत चाहिए, किस तरह की चीजें चाहिए, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी, इंडस्ट्री क्या देखती है, क्या बनाती है वो,
ये देखती है कि मेरे कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, जिनसे उनकी नीड, उनकी जरूरत पूरी होगी, वही सामान वो बना के रख देती है। आजकल आप देखते हो हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, तो इंडस्ट्री स्मार्टफोन बनाती है। देखा इंडस्ट्री को कि अब कीपैड फोन बना रही हो या टाइपराइटर बना रही हो, नहीं टाइपराइटर यूज होने बंद हो गए तो अब लैपटॉप बना रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी उसी चीज को देती है आकार जो चीज की जरूरत हो मार्केट में, मार्केट को पहले ही एनालाइज कर लेती है। ठीक है, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, इसमें कॉमर्स वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन मिडल मैन जो लगे रहते हैं, जो इंडस्ट्री से सामान उठा के आगे ट्रेडर्स तक पहुंचाते हैं, एक तरह से आप कह लो कि होलसेलर होते हैं, थोक विक्रेता, जो यहाँ से मार्केट से सामान ज्यादा मात्रा में लेते हैं और ट्रेडर्स को दे देते हैं। ये भी आगे आपका टॉपिक आएगा, वहां अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लेस, जहां जिस जगह पे उस चीज की जरूरत है वहां पहुंचाती है, जिस टाइम पे चाहिए। टाइमिंग, यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो ना कि जैसे आइसक्रीम है गर्मियों की, या गर्मियों की चीजें जो सर्दियों में बिक जाती हैं, या आपको सीजनल जो आउट फ्रूट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज, तो यहाँ पे वो टाइम में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि टाइमिंग के हिसाब से आपका सामान रखा जाता है। आगे यहाँ पे देखो बेटा, ट्रेड, ट्रेड में वो क्या कहता है कि ऑनर यूटिलिटी, ऑनर मतलब मालिक। मालिक कौन है? जो चीज को खरीद के ला रहा है दूसरे तक बेच रहा है, जिसको चाहिए उसको बेच देता है। ठीक है, एक खरीद के लाता है दूसरे को बेच देता। तो यहाँ पे सिर्फ वो एक मालिक बना ही दे रहा है कि मैं मालिक हूं, मैं इस चीज को लाया हूं और तुम्हें लेनी है तो तुम इससे खरीद लो, तो यहाँ पे वो चीज को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, रिस्क एलिमेंट्स, इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? मान लो कोई चीज बनाई है, वो पसंद आए ना आए, जब तक मैंने बनाई है इंडस्ट्री वाले ने तब तक वो फैशन आउट हो जाए, चले ही ना, बिके ही ना। बहुत ज्यादा मात्रा में बना ली होती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पैसे डूबने का भी डर होता है, तो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पे लेस रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं होता, कम होता है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री यहाँ पे कम होता है। ठीक है, इसका काम तो सिर्फ माल को बेचना ही होता है, आगे भेजना होता है। यहाँ पे भी कम ही होता है। आप इन तीनों की कंपैरिजन कर रहे हो तभी कम होता है। वैसे तो रिस्क होता है, लेकिन इसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कॉमर्स में कम होता है, और कॉमर्स के कंपैरिजन में ट्रेड में भी कम होता है। नेक्स्ट है बच्चे, लास्ट पॉइंट आपका म्यूचुअल डिपेंडेंस। लास्ट पॉइंट जरा ध्यान से समझे, ये क्या कहता है? ट्रेड और कॉमर्स किस पे डिपेंड है? ऑन इंडस्ट्री पे। यानी ट्रेड और कॉमर्स तभी हो पाएंगे जब इंडस्ट्री जिंदा होगी। नंबर 1 पे आप इंडस्ट्री को लोगे कि भाई पहले इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तभी तो कॉमर्स और ट्रेड होगा। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो ये क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ये कुछ कर पाएगा ना ये कुछ कर पाएगा। ये डिपेंड किस पे है? इंडस्ट्री पे। नंबर 1 है आपकी इंडस्ट्री। आगे कहता है कॉमर्स, कॉमर्स नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। कॉमर्स तो ट्रेड के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि व्यापारी को ही तो माल बेचता है, ये होलसेल उठा के। डिस्ट्रीब्यूशन किसको करेगा? आगे करेगा। जब यही नहीं रहेंगे, ट्रेडर्स ही नहीं होंगे, तो कैसे माल जाएगा आगे? ठीक है, यानी इन शॉर्ट कि ये तीनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। विदाउट ट्रेड, यहाँ मैंने लिखा भी, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। विदाउट ट्रेड नो मीनिंग ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, कि अगर ट्रेड नहीं होगा तो ना तो आपकी कॉमर्स काम करेगा ना ही इंडस्ट्री, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो यहां तक आपको मैंने आपका पूरा टॉपिक करा दिया है। ये यहाँ पे खत्म होते हैं तीनों के अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको जब भी प्रेजेंट करना है इसी तरह से प्रेजेंट करना है। तो आप देख लीजिए, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, ताकि मुझे और अच्छे से मोटिवेशन मिले और अच्छी मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।